स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्षा's ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी मेंटर वर्षा जोशी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने मेरे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2 देख लिया है। उसके बाद इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने बनाए थे, वो भी आपने कर लिए हुए। यदि आपने नहीं किए होंगे तो ऊपर आई बटन को क्लिक कीजिए, पहले मेरे दोनों वीडियो देखिए, एमसीक्यूज कीजिए और फिर आज हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। इसके पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको बराबर रिप्लाई दूंगी। तो चलिए आज हम डिटेल में जो मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपके पास सीरीज लेके आई हूँ उसमें से 100% एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक डायग्राम, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, या तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से डायग्राम आएगा या रेस्पिरेटरी सिस्टम से आएगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। या तो आपको डायग्राम पूरा बनाने के लिए दिया जाएगा, या सेकेंड, इसमें इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस मैं आपको बताती हूँ। ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लेबल ऑन है। इसमें आपको लेबलिंग करनी है। फर्स्ट, पार्ट वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन एयर एंड म्यूकस। इसका आंसर आएगा नेजल पैसेज। आपको डायग्राम में नेजल पैसेज को लेबल करना है। सेकेंड है हमारा पार्ट विच टर्मिनेट्स इन बलून लाइक स्ट्रक्चर। इसका आंसर है ब्रोंकियोल्स। आपको ब्रोंकियोल्स को लेबल करना है। थर्ड, बलून लाइक स्ट्रक्चर वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। हमें पता है इसका आंसर है एल्वियोलाई। आपको इसको भी लेबल करना है। पार्ट विच सेपरेट्स चेस्ट कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। हमें पता है इसका आंसर है डायफ्राम। आपको इसको भी लेबल करना है। ऑर्गन सराउंडेड बाय कार्टिलेजस रिंग। आंसर है इसका ट्रैकिया। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ये 6 पार्ट्स आपको एग्जाम में इस तरह से दिए जाएंगे। आंसर आपको बताया नहीं जाएगा, आपको आंसर लिखना है और आप ड्रॉ करके उसको लेबल करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आप स्लाइड में देख सकते हो, मैंने पूरा डायग्राम आपको लेबल करके के बताया है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज एटीपी, व्हाट इज इट्स यूज। मैंने आपको मेरी जो रेस्पिरेटरी पार्ट 1, पार्ट 2 में एटीपी और इसके यूजेस को बहुत डिटेल में समझाया है। आंसर मैं आपको बताती हूँ। एटीपी क्या है पहले हम देखते हैं। एटीपी रेफर्स टू नाइट्रोजनस कंपाउंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जिसका नाम है, फुल फॉर्म है इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेल्युलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी with the help of ADP and inorganic phosphate। यानी कि मैंने जैसे आपको स्लाइड में आप देख रहे हो रिएक्शन लिखी हुई है। आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ब्लू कलर के ब्लॉक में दिया हुआ है। हमारे जो स्टाइल के अंदर है एडीपी एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। जैसे ही रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, एडीपी और फॉस्फेट उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं और 38 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं। इसके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट, इसका यूज है एटीपी रेफर्स टू द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो। सेकेंड, इट इज द मेजर मॉलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन सेल। इसका मेन यूज है, इट इज यूज इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक सीक्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक्सेट्रा। तो ये मेन एटीपी के फंक्शन है। ये एनर्जी करेंसी जो हमें वेरियस एक्टिविटीज करने के काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट बी देख लेते हैं। व्हाट इज द सेल्युलर रेस्पिरेशन? हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? हमने पहले ही पढ़ा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। इट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। It takes place inside the cell, therefore it is called cellular respiration। हमको पता है जो ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन कैरी करता है, सेल में जाता है, सेल में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, इसीलिए से सेल्युलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और रिएक्शन आप देख लीजिए, C6H12O6 ग्लूकोज है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, 6 CO2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और टोटल एनर्जी मैंने आपको पेंशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, explain 2 types of respiration brief।
हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं क्विक इसका रिवीजन आपको करवा देती हूँ. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, वन इज एरोबिक्स, अनदर वन इज एनारोबिक. एरोबिक रेस्पिरेशन देख लेते हैं. इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन दिस प्रोसेस 38 ATP molecules are formed. इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल. मैंने इक्वेशन में आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है, आप देखिए स्लाइड में. सबसे पहले ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाता है सेल के. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है. पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है और 38 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. जो पहले ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. सेकेंड हम देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. इसका एग्जांपल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया. यहाँ क्या होता है, आप देखते हो कि ईस्ट एंड बैक्टीरिया में जो पायरुविक एसिड है इन साइटोप्लाज्म ओनली, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल C2H5OH में प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एंड 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. इस प्रोसेस को, जो ईस्ट की जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन. ह्यूमन मसल्स के अंदर भी कभी कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ही जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहाँ ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है. तो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड एंड 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं. तो ये हमने देख लिया 2 टाइप के ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स. मैंने पहले भी आपको पाथवे समझाया था. आपकी NCERT की बुक में जो पाथवे है, आपने एग्जाम में एग्जैक्टली वही पाथवे बनाना है, आपको कोई चेंज इसमें नहीं करना है. हम इसका आंसर देख लेते हैं. मैंने स्लाइड में आपको पूरा पाथवे बना के दिखाया है. ग्लूकोज कैन बी ब्रेक डाउन इन 3 डिफरेंट वेज. 3 अलग अलग इस पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जब पायरुविक एसिड बन जाता है. फर्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो चलिए हम देखते हैं. आप पाथवे देखिए. फर्स्ट सबसे पहले साइटोप्लाज्म में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, हमें पता है ग्लूकोज का C6 कार्बन एटम ग्लूकोज में होता है. 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट. पायरुवेट का में कार्बन एटम 3 रहते हैं, 2 पायरुवेट हुए हैं, मतलब कार्बन बैलेंस हो जाता है. इस प्रोसेस को, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में होती है, इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. अब पायरुविक एसिड के 3 पाथवे हो जाते हैं. हम सबसे पहले नीचे वाला देखेंगे. तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन का पार्ट है, जो जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है. इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल. हम आगे सबसे ऊपर वाला देखते हैं. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टोटली ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, जो ईस्ट या बैक्टीरिया में होते हैं. यहाँ पर पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल यहाँ बनते हैं. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. दूसरा, आप जो बीच का मिडिल वाला देख रहे हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है मसल सेल्स में, एनिमल या ह्यूमन की मसल सेल्स में. यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कुछ नहीं बनता है, सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं. तो ये था हमारा डिफरेंट वेज, या डिफरेंट हम कह सकते हैं पाथवे ग्लूकोज के, जिसके अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग. इसका ए पार्ट है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ह्यूमन बीइंग की पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है. चलिए अब देख लेते हैं इसका आंसर. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बीइंग विद अ गैस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. दीज आर कंपोज्ड ऑफ, हम जानते हैं, हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारे यहाँ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. इसका सबसे फर्स्ट जो है पार्ट है लंग्स.
इट हेल्प्स इन ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट CO2। हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस होता है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट का। हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। हमें पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट पूरे एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में चला जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू हार्ट के थ्रू वापस बाहर निकल जाता है। थर्ड पार्ट है इसका आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स हमें पता है आर्टरीज जो है इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट। तो ये तीन मेन ट्रांसपोर्टेशन हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के, एक तो लंग्स है, सेकेंड है हार्ट है और थर्ड है हमारा आर्टरीज एंड वेन्स। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको 1 by 1 सुन लीजिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम बी पार्ट की ओर चलते हैं। हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, लंग्स के अंदर जो लास्ट में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एल्वेओलाई कहते हैं, जो बहुत थिन वॉल होती है इसकी, और ये पूरे के पूरे स्टैक इसके पूरे के पूरे हम देखते हैं एरिया को बढ़ा देते हैं और यहीं पर एग्जैक्टली गैसियस स्टेट होता है। इसको किस तरह से एग्जाम में लिखना है हम देख लेते हैं। इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई which form bronchioles। ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, वन को हम ब्रोंकस कहते हैं और वो जो डिविजन वाले पार्ट है उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। द ब्रोंकियोल्स टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। उसके लास्ट में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। द एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द लंग्स प्रोवाइड मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। द एल्वियोलाई हैव वेरी थिन वॉल्स and contain an extensive network of blood vessels to facilitate exchange of gases। यहीं पर exchange of gas होता है। मैंने जो आपको आपके लिए आंसर्स प्रिपेयर किए, आप इसी तरह मेजर कीवर्ड्स यूज करके उसके आंसर दीजिए, आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसे आप कट या कुछ अपने मन से लैंग्वेज डालने की जरूरत कोशिश नहीं कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डस अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। इसका मतलब है जो एक्वेटिक एनिमल है और टेरेस्ट्रियल एनिमल है, दोनों में किसको फायदा होता है, किसको एडवांटेज है, किसको डिसएडवांटेज है। हम देखते हैं डेफिनेटली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को ज्यादा एडवांटेज है। कैसे हम देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। बिकॉज ऑफ दिस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव टू मेक लेस एफर्ट्स फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन दैन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। वाटर के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज लेस होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा कि एक्वेटिक और एनिमल्स की ब्रीदिंग रेट ह्यूमन बींग से या एनिमल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है उनसे उनके कंपैरिजन में बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज वाटर के अंदर कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर एयर। इसके सेकेंड बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये भी एग्जाम में अक्सर आता है क्वेश्चन। ये इसको पहले मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हम आंसर सीधे देख लेते हैं। एल्वियोलाई आर स्मॉल पाउचेस और sac-like structure. They are surrounded by blood capillaries. More than millions of alveoli are present in the lungs, which provide a very large surface area for the exchange of gases. They have very thin walls. When we breathe in, the alveoli expand and maximize the exchange of gas. ये आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली यही ब्लड कैपिलरी के थ्रू ऑक्सीजन चली जाती है और बायोकेमिकल प्रोसेस में जो CO2 आती है वो यहाँ आके निकल जाती है।
इसका सी पार्ट देखते हैं. What would be the consequence of a deficiency of hemoglobin in our body? यदि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो क्या होगा? हम सब जानते हैं हीमोग्लोबिन के लिए, आप जब भी हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है, डॉक्टर हमें आयरन टैबलेट्स दे देते हैं. आयरन हीमोग्लोबिन के मैन्युफैक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. हीमोग्लोबिन ही होता है जो ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाता है, और ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर एटीपी रिलीज करता है. यदि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए तो ऑक्सीजन ही इमीडिएटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी. नेचुरली हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगी. इसका आंसर हम देख लेते हैं. द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया. इन दिस कंडीशन द ब्लड इज अनेबल टू कैरी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. सो respiration would be less and less energy will be available to the body. The hemoglobin deficient person will feel weak, pale, dull, lethargic and will be unable to perform heavy physical work. पूरे समय hemoglobin की कमी से उतनी एनर्जी उसको मिल ही नहीं पाएगी. इसका डी पार्ट देख लेते हैं. The breathing cycle is rhythmic, whereas exchange of gases is continuous process. Justify the statement. आप देखते हैं ब्रीदिंग साइकिल रिदमिक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ गैस कंटिन्यूस होता रहता है. तो ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? आंसर है इसका, इवन दो द ब्रीदिंग साइकिल इज रिदमिक, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूअल वॉल्यूम ऑफ एयर, so that absorption of oxygen and release of CO2 becomes continuous. हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज कंटिन्यूस होता रहता है, वहाँ ब्रेक नहीं होता है. इसलिए यदि हमारा ब्रीदिंग रिदमिक भी है तो भी एक्सचेंज ऑफ गैस कंटिन्यूस प्रोसेस है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन ह्यूमन. ये मैंने आपको फर्स्ट जो मेरा रेस्पिरेशन का पार्ट बताया था, तब मैंने एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन को बहुत अच्छे से, ब्रीदिंग प्रोसेस को, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. इसका आंसर हम क्विकली देख लेते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द रिब गेज एंड द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. रिब गेज मूव्स अपवर्ड एंड डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड, which results in the increase in the volume of chest cavity. Thus, the air from outside rushes into the lungs and the exchange of gases between the alveoli and blood takes place by the process of diffusion. यानी जब भी इनहेलेशन होता है, हम ऑक्सीजन इन करते हैं, रिब गेज ऊपर जाता है, डायफ्राम नीचे आता है, गैप हो जाती है, ऑक्सीजन पूरी अंदर आ जाती है. हम दूसरा देख लेते हैं, एक्सहेलेशन. When we breathe out carbon dioxide, the rib cage and diaphragm relax. Rib cage moves downward and diaphragm moves upward, which results in the decrease in volume of chest cavity. This pushes the air from the lungs out of the body. This process is called mechanism of. In a mechanism of breathing, basically rib cage and diaphragm इन्हीं की मूवमेंट है, जिसको हम mechanism of breathing कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत बार आता है. मैंने आपके लिए 3 डिफरेंसेस लाए हुए हैं, आप क्विकली देख लेते हैं. फर्स्ट हमारा डिफरेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस. एरोबिक हम देखते हैं पहले. एरोबिक और एनारोबिक क्या होते हैं, मैं पहले आपको एरोबिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एनारोबिक के बता दें. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, the respiration which takes place in the presence of oxygen. Aerobic respiration in presence of oxygen होता है. In this process, complete breakdown of food occurs. मैंने पहले भी पढ़ाया है, in presence of oxygen होता है. Aerobic respiration में food का complete breakdown, glucose का complete breakdown होता है. It takes place in mitochondria. Mitochondria इसके लिए बहुत important organ है. End products are carbon dioxide and water. 38 ATP molecules are produced. Example है human. Anaerobic देख लेते हैं quickly. The respiration which takes place in absence of oxygen. In this process, partial breakdown of food occurs. Partial breakdown होता है, इसीलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा पे नहीं बन पाती. It takes place in cytoplasm of cell.
एनारोबिक हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। हमने पढ़ा है ईस्ट और बैक्टीरिया में बनता है इथेनॉल और ह्यूमन पर्सन सेल्स में बनता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड। 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट एंड बैक्टीरिया। एग्जाम में आता है तो आप ये पूरे 5 पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स लिखिए। हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस। पहले हम ब्रीदिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज CO, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को हम कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है इज अ सिंपल फिजिकल प्रोसेस। नो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ब्रीदिंग। लास्ट पॉइंट एंड द मेन ऑर्गन इन्वॉल्व इज लंग्स। हमको पता है लंग्स इसमें इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन देख लेते हैं। इट इज एन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, यानी जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन आपने पहले भी पढ़ा है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एंड अब एक और क्वेश्चन कई बार आता है, एल्वियोलाई इन लंग्स, नेफ्रॉन इन किडनी, दोनों को आपको कंपेयर करने के लिए बताया जाएगा, ये डिफरेंस पूछा जाएगा। ये आपके NCERT का ही क्वेश्चन है। हम पहले एल्वियोलाई इन लंग्स देख लेते हैं। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई जो है फंक्शनल यूनिट है लंग्स। इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है। दे आर अ साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज, यहीं पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई आर वेरी थिन एंड सराउंडेड बाय थिन ब्लड कैपिलरीज। हम नेफ्रॉन का देख लेते हैं। किडनी में जो नेफ्रॉन है, इट इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है और आपने देखा है कि नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किडनी। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन्स आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ये पूरा नाइट्रोजनस बेस्ड फिल्टर कर देते हैं, हम ऑलरेडी देख पढ़ चुके हैं। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, बोमन्स कैप्सूल एंड टिपी। वो ब्लड कैपिलरीज फॉर्म ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ये इस तीनों मैंने आपको डिफरेंस बता दी है। इनमें से एरोबिक एनारोबिक या दोनों में से एक आने के चांसेस है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड वाई। ये हमने पढ़ा था कि जब हम विगरस फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड हो जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं। ड्यूरिंग विगरस फिजिकल एक्सरसाइज आवर बॉडी रिक्वायर्स मोर एनर्जी and for this purpose more oxygen is needed, so the rate of breathing is increased. Oxygen intake rate increased by 20 to 25 times. आप जब बहुत वॉक कर रहे हो या जॉब रन कर रहे हो तो आप अचानक बहुत फास्ट ब्रीदिंग कर लेते हैं, तो 20 to 25 टाइम्स हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। What type of respiration takes place in human muscles during vigorous exercise which leads to cramps? Why? इसका आंसर है during vigorous physical exercise when oxygen gets used up faster, anaerobic respiration takes place in the muscles. Glucose is converted into lactic acid due to sudden buildup of lactic acid in muscle strength causes muscular cramps and pain. आपने इसका आंसर इसी टाइप देने की कोशिश कीजिए जिसमें सारे कीवर्ड्स कवर हो जाते हैं। आप 4 लाइन में भी लिखते हैं और पूरे कीवर्ड्स हैं, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स में जाएंगे। और आप एक एक पेज में लिखोगे और मेजर कीवर्ड्स ही उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव रीजंस। ये भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट हम देखते हैं, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट to meet the oxygen requirements of multicellular organism like human. जैसे अमीबा के अंदर अमीबा डिफ्यूजन से गैशियस एक्सचेंज हो जाता है, तो ह्यूमन में डिफ्यूजन से गैशियस एक्सचेंज क्यों नहीं होता? इसका आंसर हम देख लेते हैं। इन केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर नीडेड because entire surface is in contact with environment. But in multicellular organisms, all cells may not be in direct contact with the surroundings because the volume of human body is so big that oxygen cannot
डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स। हमारे बॉडी का ह्यूज साइंस है, हर सेल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड नहीं है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का तो शेप इतना सा होता है, तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू आ जाता है। तो आपको ये आंसर सब क्लियर हो गया होगा। सेकेंड हम रीजन देखते हैं क्वेश्चन। Why do the walls of a trachea not collapse when there is less air in it? आपके जो 3 सेट्स आते हैं उनमें से एक सेट में हर साल ये क्वेश्चन आता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। The walls of trachea does not collapse when there is less air. When there is less air in it, because it is supported by rings of soft C-shaped bones called cartilage. आपने देखा है सी शेप पूरा कार्टिलेज की एक पूरी रिंग होती है, पूरे उससे कवर होती है ट्रैकिया, जो उसको कोलैप्स होने से बचाता है। नेक्स्ट देखते हैं, Why do fishes die when taken out of water? फिश को जब बाहर निकाल दो वो खत्म हो जाती है। रीजन, fishes die when taken out of water because they cannot obtain gaseous oxygen. They breathe through gills, which have blood capillaries and can easily absorb oxygen dissolving water. फिश एटमॉस्फेयर की, क्योंकि उसमें लंग्स नहीं होते हैं तो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन ले नहीं सकती। गिल्स होते हैं जो एब्सॉर्ब ऑक्सीजन, जो वाटर है वहां से ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसी में कई बार एग्जाम में मैंने एक और आपको क्वेश्चन दिया है, आप स्लाइड में देख सकते हो, इसका आंसर भी सेम है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, दूसरी तरह से क्वेश्चन आ जाता है। If you compare your rate of breathing by feeling your chest movement with the number of times a fish opens and closes its mouth, which will be higher and why? Answer इसका आएगा fish. Fish बहुत breathing rate बहुत fast होता है fish का, तो वो जितने बहुत माउथ ओपन क्लोज बहुत हमसे भी ज़्यादा फास्ट है। आप इसको अपने हार्ट रेट से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। Why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than the terrestrial organisms? ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन उतने अमाउंट में नहीं होता जितने अमाउंट में एटमॉस्फेयर में होता है। नेचुरली ऑक्सीजन कम है तो ब्रीथिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का फास्टर होगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्विकली। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन इन terrestrial organisms because the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen in the air. Aquatic animals take in water through their mouth and pass it into the gills, where the dissolved oxygen is taken up by blood. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। How does smoking affect the health of a person? मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि जो सिगरेट है उसके अंदर एक निकोटिन, एक केमिकल, हार्मफुल केमिकल, पॉइजनस केमिकल होता है। जब हम उसको लंग्स के थ्रू हमारे अंदर जाता है तो वो एल्वियोलाई को रप्चर कर देता है। एल्वियोलाई ही मेन पार्ट होता है गैसियस एक्सचेंज का। इससे क्या होता है, एल्वियोलाई रप्चर हो जाते हैं तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट को ज़्यादा वर्क काम करना पड़ता है। इसलिए जो लोग सिगरेट, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ड्यूरिंग स्मोकिंग अ पर्सन ब्रीथ इन टॉक्सिक निकोटिन which interferes the metabolic process in our body. It ruptures the alveoli and due to that lots of pressure are built up on heart and chances of heart attack increases. चलिए फिर पार्ट की ओर बढ़ते हैं। What happens if carbon monoxide gas is absorbed by hemoglobin instead of oxygen? मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत पॉइजनस गैस है। जब भी हीमोग्लोबिन इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के साथ सेल्स में लेके जाता है तो ये पॉइजनस गैस होती है और ये फेटल हो जाता है, पर्सन की डेथ दे सकती है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड इन एन इनसफिशिएंट एयर। Hemoglobin present in our blood has more affinity towards carbon monoxide than oxygen. Carbon monoxide easily gets mixed up in the blood and carry all part of our body. It is extremely poisonous gas.
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से ये, सी डाइवर्स ऑलवेज कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर अंडर स्टीम, क्योंकि हमें गैस नहीं होते, हमें रख सकते हैं, हम डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं ले सकते। इसका आंसर है बिकॉज वी डू नॉट हैव गैस, वी कांट टेक डिजॉल्व ऑक्सीजन थ्रू वाटर, तो इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल प्लांट्स, इसका ये पार्ट है, ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जब आपको स्लाइड बताई थी तब भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लांट के अंदर भी। रेस्पिरेशन में आपको पता है एज अ बाय प्रोडक्ट जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्लांट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको यूज कर लेता है फोटोसिंथेसिस, बट नाइट टाइम के अंदर फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, तो प्लांट का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाहर निकल जाती है। इसका आंसर हम देख लेते हैं, यस, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू आउट day and night, but photosynthesis occurs only during the daytime. During daytime, plants give out oxygen, which is the product of photosynthesis. Carbon dioxide, which is produced during respiration, is used up by plants. Thus, during night, when there is no photosynthesis, plants liberate the carbon dioxide. इसका बी पार्ट देख लेते हैं हम। What is, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, what is compensation point? Compensation point वो पॉइंट होता है जहाँ जैसे क्लाउडी डे है, यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेम हो जाता है। इसका आंसर देख लेते हैं, when the rate of photosynthesis is equal to the rate of respiration, उस पॉइंट को हम कहते हैं compensation point। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, how does respiration occur in the roots of plant? Why do plants die in waterlogged soil? मैंने आपको पहले ही बताया था, रूट रेस्पायर करते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच से। जब हम बहुत सारा वाटर डाल देते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो रूट डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं देते, नेचुरली वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो रूट इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगते हैं और प्लांट खत्म हो जाता है। इसका आंसर है, एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल. The roots take oxygen by the process of diffusion through root hair, but due to water logging, root can't take oxygen through soil and started anaerobic respiration, and plants die due to that. ये मैंने आपको पूरे रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 1 में मैंने मैकेनिज्म समझाया है, प्लांट पार्ट 2 में मैंने आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा एक्सप्लेन किया है। इसका जो क्वेश्चन आंसर सीरीज में थर्ड पार्ट था, मैंने आपको पूरे एमसीक्यूज क्वेश्चन 40 एमसीक्यूज क्वेश्चंस बताए, और इसमें मैंने लास्ट पार्ट में मैंने 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। इसके अलावा आप रेस्पिरेशन से कोई पाने के चांसेस दिए। आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, पूरे 15 मिनट्स आपको लगेंगे एक बार वीडियो देखने में। एग्जाम में इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। मैंने जो कीवर्ड्स बताए हैं, आप वो कीवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके कुछ सजेशंस हैं तो बताइए।